हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जेवी एंड सेवी मेड सिंपल। दोस्तों, आज के इस वीडियो लेसन के माध्यम से हम लोग बीएफएम के इंपॉर्टेंट फार्मूलाज को डिस्कस करेंगे। तो जितने भी पॉसिबल इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं जिससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उसको आप रिवाइंड कर लें। चलिए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो लेसन को। सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज देखते हैं दोस्तों बेसल 3 से। तो बेसल 3 से कहाँ से फार्मूला बनता है वो ज़रा देखिए। तो देखिए दोस्तों, एक फार्मूला आपका बनेगा लीवरेज रेशियो का। ठीक है, एक फार्मूला बनेगा लीवरेज रेशियो का। ये आपको पता होना चाहिए लीवरेज रेशियो का फार्मूला क्या होता है। तो लीवरेज रेशियो में दोस्तों आप कैपिटल मेजर को नंबरेटर में लिखते हैं। यू कीप कैपिटल मेजर इन नंबरेटर। और दोस्तों डिनोमिनेटर में आप क्या लिखते हैं? डिनोमिनेटर में आप दोस्तों एक्सपोजर मेजर को लिखते हैं। तो देयर इज टू थिंग, कैपिटल मेजर एंड द सेकेंड थिंग इज एक्सपोजर मेजर। ठीक है, तो ये हमारा लीवरेज रेशियो का फार्मूला है। दूसरा फार्मूला दोस्तों हम लोग देखते हैं। The next formula which we see is regarding liquidity coverage ratio। ठीक है दोस्तों, LCR जिसे कहते हैं, LCR होता है हमारा क्या? LCR का फुल फॉर्म है लिक्विडिटी कवरेज रेशियो। ठीक है, इसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। इसके फॉर्मूला में दोस्तों हम लोग स्टॉक ऑफ HQLA, हाई क्वालिटी लिक्विड एसिड। ठीक है, स्टॉक ऑफ HQLA इसको नंबरेटर में लिखते हैं और दोस्तों डिनोमिनेटर में लिखते हैं टोटल नेट कैश आउटफ्लो। डिनोमिनेटर में क्या लिखते हैं? टोटल नेट कैश आउटफ्लो। ठीक है, टोटल नेट कैश आउटफ्लो ओवर द नेक्स्ट 30 कैलेंडर डे, ओवर नेक्स्ट 30 कैलेंडर डेज। ठीक है, और दोस्तों इसको 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको LCR मिलता है, लिक्विडिटी कवरेज रेशियो मिलता है। ठीक है, चलिए उसके बाद दोस्तों थर्ड इंपॉर्टेंट फार्मूला को देखते हैं इस पार्टिकुलर यूनिट से। जो हमारा तीसरा फार्मूला है तो वो है दोस्तों आपका नेट स्टेबल फंडिंग रेशियो। नेट स्टेबल फंडिंग रेशियो, इसे शॉर्ट में दोस्तों हम लोग NSFR कहते हैं। तो ये जो है एटलीस्ट आपका 100% और मोर होना चाहिए। इसके बारे में की पॉइंट ध्यान रखिए, इट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 100%। ठीक है, चौथा इंपॉर्टेंट फार्मूला देखते हैं दोस्तों अल्टीमेट जेड स्कोर का। इसको मैं अगले स्लाइड में बताता हूँ क्योंकि लंबा फार्मूला है इसका। अल्टीमेट जेड स्कोर, तो अल्टीमेट जेड स्कोर दोस्तों उसमें फार्मूला आपको ऐसे याद रखिए, जेड इज इक्वल टू 1.2 टाइम्स x1 प्लस 1.4 टाइम्स x2 प्लस 3.3 टाइम्स x3 प्लस 0.6 टाइम्स x4 प्लस 1.0 टाइम्स x5। ठीक है, तो ये फार्मूला आपको ध्यान रखना है जेड का। अब दोस्तों जेड तो ठीक है, ये तो आपको याद रहेगा, और इसमें x1 x2 x3 x4 क्या है वो जरा बताइए। तो मैं आपको समझाता हूँ दोस्तों x1 x2 x3 x4 क्या है। तो दोस्तों x1 जो है वो आपका वर्किंग कैपिटल, x1 क्या है आपका वर्किंग कैपिटल डिवाइडेड बाय टोटल एसेट रेशियो। ठीक है, x2 क्या है दोस्तों? ये भी एक रेशियो है, x1 भी एक रेशियो है। x2 में दोस्तों हम लोग रिटेन्ड अर्निंग लिखते हैं। क्या लिखते हैं? रिटेन्ड अर्निंग डिवाइडेड बाय टोटल एसेट। ये वो रेशियो है, रिटेन्ड अर्निंग बाय टोटल एसेट रेशियो। ठीक है, x3 की यदि हम बात करें तो x3 में क्या लिखते हैं दोस्तों? तो x3 में लिखते हैं अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट अपॉन टोटल एसेट। x4 क्या होता है दोस्तों? x4 होता है मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी डिवाइडेड बाय बुक वैल्यू ऑफ लॉन्ग टर्म रेशियो।
ठीक है। और दोस्तों यदि हम x5 की बात करें तो x5 है दोस्तों हमारा सेल्स, x5 है दोस्तों हमारा सेल्स अपॉन टोटल एसेट। तो ये अल्टीमेट जेड स्कोर का फॉर्मूला ध्यान में रखिएगा, इससे सवाल पूछे जा सकते हैं। इसे एक बेसिकली केस स्टडी जनरली आने की संभावनाएं रहते हैं। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट कंसेप्ट को समझते हैं, वो है हमारा एलॉयबल रिडक्शन। ठीक है, एलॉयबल रिडक्शन। तो एलॉयबल रिडक्शन में दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है, बेसिकली ये आपका इज इक्वल टू सी टाइम्स 1 माइनस एच एफ एक्स, ठीक है, इंटू एम एफ, ये फॉर्मूला है। इसको आप एक बार, इसके विषय में मैंने केस स्टडी बना के रखा है, इसको एक बार आप देख लेंगे। ठीक है, तो दोस्तों देखिए सी क्या है, मैं सी समझाता हूँ। सी है दोस्तों वैल्यू ऑफ बैंक डिपॉजिट, वैल्यू ऑफ बैंक डिपॉजिट। ठीक है, अच्छा इसमें एच एफ एक्स क्या है बताइए। एच एफ एक्स दोस्तों क्या है, एच एफ एक्स जीरो होता है। एच एफ एक्स क्या होता है हमारा, जीरो। ठीक है, तो एच एफ एक्स जीरो कब होगा कि यदि दोस्तों जो भी हमारा एक्सपोजर है, ठीक है, तो दोस्तों एक्सपोजर जो है, एक्सपोजर आर इन सम करेंसी, सेम करेंसी, सॉरी, आर इन सेम करेंसी। ठीक है, और दोस्तों एच एफ एक्स जो है हमारा, ठीक है, ये बेसिकली हेयर कट कोएफिशिएंट होता है, ये 0.08 होगा यदि हमारा एक्सपोजर जो है डिफरेंट करेंसी में है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों एक है हमारा एम एफ। एम एफ यहाँ पे मैच्योरिटी फैक्टर है। ठीक है, तो एम एफ आपका क्या है, मैच्योरिटी फैक्टर। एम एफ क्या है दोस्तों हमारा, मैच्योरिटी फैक्टर। तो ये हमारा x5 था, ये हमने लोगों ने एलॉयबल रिडक्शन के फॉर्मूले को देखा। ठीक है, और दोस्तों आप देखिए एक तो ये फॉर्मूला है, ठीक है, एक और फॉर्मूला है दोस्तों अपना एच एफ एक्स का, तो वो देखिए, वो जरा एलॉयबल रिडक्शन का एक और फॉर्मूले को हम लोग देखते हैं दोस्तों। एलॉयबल रिडक्शन आफ्टर अप्लाइंग फाइनल कोलेटरल। तो दोस्तों इसका फॉर्मूला मैं आपको समझाता हूँ। इसमें क्या कीजिएगा आप, इज इक्वल टू होता है दोस्तों सी टाइम्स 1 माइनस एच सी माइनस एच एफ एक्स मल्टीप्लाइड बाई एम एफ माइनस ई टाइम्स एच ई। ठीक है, अब दोस्तों मैं जरा समझा देता हूँ एच सी क्या क्या सब है। देखिए एच सी है दोस्तों हेयर कट। एच सी क्या है दोस्तों हमारा, हेयर कट है। एच सी इज व्हाट, हेयर कट अप्लाई टू कोलेट्रल, हेयर कट अप्लाई टू कोलेट्रल। ठीक है, उसके बाद दोस्तों एच ई क्या है, इसमें दोस्तों एक ई भी है। ई क्या है दोस्तों, तो ई है दोस्तों हमारा एक्सपोजर ऑफ नेट मार्जिन। ई क्या है, एक्सपोजर ऑफ नेट मार्जिन एंड एलॉयबल रिडक्शन। ठीक है, और एम एफ तो हमने देखा ही है, मैच्योरिटी फैक्टर होता है। एच एफ एक्स हमने देखा ही है, 0.08 होता है, यानी तो 0 होगा। ठीक है, तो ये फार्मूला आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों उसके बाद जो एक और फार्मूला है वो है तो दोस्तों ये दो फार्मूला ध्यान रखिएगा एलॉयबल रिडक्शन से रिलेटेड। इसके बाद दोस्तों जो इंपॉर्टेंट फार्मूला है हमें ध्यान रखना है वो है रिस्क एडजस्टेड परफॉर्मेंस मेजर। ठीक है, दैट इज कॉल्ड रिस्क एडजस्टेड परफॉर्मेंस मेजर। तो इसको दोस्तों शॉर्ट में हम लोग कहते हैं RAPM। ठीक है, तो दोस्तों RAPM का मैं फॉर्मूला आपको बता रहा हूँ। RAPM का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट डिवाइडेड बाय RC। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है RAPM का। तो RAPM का फॉर्मूला है
आर प्रॉफिट डिवाइडेड बाय आरसी। ठीक है, अब दोस्तों ये आरसी क्या होता है? आरसी है दोस्तों रिस्क कैपिटल। आरसी क्या है दोस्तों? आरसी है हमारा रिस्क कैपिटल। ठीक है, और आरसी जो होता है दोस्तों कैसे निकालते हैं? तो आरसी बेसिकली हमारा वीएआर के बराबर होता है, वैल्यू एट रिस्क। और इसको निकालने का तरीका है दोस्तों कि आपको अमाउंट दिया रहेगा इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया रहेगा इंटू कॉन्फिडेंस लेवल लेना पड़ेगा। ठीक है, इंटू क्या करना पड़ेगा? कॉन्फिडेंस लेवल। ये आप जैसे वीएआर निकालते हैं सेम फॉर्मूला है। ठीक है, एक मैं प्रॉब्लम आपको करवा के दिखा दूंगा आरपीएम वाला। ठीक है, तो कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो कॉन्फिडेंस इंटरवल, ये इससे आप ये निकालेंगे, आरपीएम निकालेंगे। ठीक है, उसके बाद दोस्तों जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो कि ध्यान रखना है वो है दोस्तों इकोनॉमिक वैल्यू एडेड, ईवीए। शॉर्ट में क्या बोलते हैं? ईवीए। मैं बात कर रहा हूँ ईवीए के बारे में। इसे कहा जाता है इकोनॉमिक वैल्यू एडेड। ठीक है, इसका फॉर्मूला देख लीजिए। ईवीए का फॉर्मूला होता है दोस्तों, ईवीए का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट माइनस कैपिटल इनटू के। ठीक है, और ये के क्या है दोस्तों? के है हमारा डिस्काउंट रेट। तो ईवीए में भी क्वेश्चन बार बार पूछा गया है, तो इसीलिए इसको ध्यान रखिएगा ये फॉर्मूले को। इसके बाद दोस्तों जो नेक्स्ट फॉर्मूला है जिसे हमें ध्यान रखना है दोस्तों वो है रिलेटेड डीजीएपी से। क्या है? डीजीएपी। ठीक है, इसे कहा जाता है ड्यूरेशन गैप। ड्यूरेशन गैप। तो दोस्तों ड्यूरेशन गैप निकालने का फॉर्मूला काफ़ी सिंपल है। आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे डीए लेना है। ठीक है, डीए माइनस डब्लू टाइम्स मॉड डीएल। ठीक है, अब दोस्तों डब्लू क्या है यहाँ पे? तो डब्लू होता है दोस्तों आर एस एल अपॉन आर एस ए। ठीक है, आर एस एल क्या है? आर एस ए है रिस्क सेंसिटिव लायबिलिटी। ठीक है, और आर एस ए क्या है दोस्तों? रिस्क सेंसिटिव एसेट। अब दोस्तों ये जो मैं मॉड लिखा हूँ, ये डीए डीपी क्या है वो जरा मैं समझा देता हूँ। ये इस पेज में जगह कम है, मैं नेक्स्ट पेज में समझाता हूँ दोस्तों। रिस्क सेंसिटिव एसेट, ये जो मैंने डीए और डीएल लिखा है ना वो क्या है वो थोड़ा मैं समझाता हूँ दोस्तों। देखिए डीए डीएल क्या है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है डीजीएपी का। दोस्तों देखिए एक डब्ल्यू याद रख लीजिए, एक डीए डीपी याद रखिए। डीए क्या है दोस्तों? डीए है वेटेड एवरेज मॉडिफाइड ड्यूरेशन ऑफ एसेट। ठीक है, और दोस्तों यदि हम बात करें डीएल की तो वेटेड एवरेज मॉडिफाइड ड्यूरेशन ऑफ लायबिलिटीज। तो दोस्तों ये डीए डीएल के बारे में याद रखिएगा। और एक और फॉर्मूला आप ध्यान में रखिए, ये भी फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। एक फॉर्मूला आपसे पूछा जाएगा लिवरेज रेशियो का। ठीक है, तो लिवरेज रेशियो में बताइएगा कि आर एस ए को हम लोग नॉमिनेटर में लिखते हैं और दोस्तों T1 प्लस T2 को डिनोमिनेटर में लिखते हैं। क्योंकि मैंने आपको बताया था ना लिवरेज रेशियो शुरू में ही, कैपिटल मेजर अपॉन एक्सपोजर मेजर। आर एस ए रिस्क सेंसिटिव लायबिलिटी अपॉन T1 प्लस T2। ठीक है, चलिए ये फॉर्मूला ध्यान रखिएगा। ये जो मैं एमडी लिखा था दोस्तों, ये मॉडिफाइड ड्यूरेशन है। ये आप समझ लीजिए, ये एमडी क्या है, मॉड डीए क्या है, मॉडिफाइड ड्यूरेशन है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है, हाँ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपको ध्यान रखना है। वो आपसे पूछा जाएगा कि इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव, आईआर मतलब इंटरेस्ट रेट समझ लीजिए, इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव गैप कैसे निकालिएगा। तो आपको क्या करना है कि आपको इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव एसेट ले लेना है। ठीक है, और दोस्तों उसमें से सिंपल से याद रखिए इसको ऐसे, आर एस ए माइनस आर एस एल, रिस्क सेंसिटिव एसेट माइनस रिस्क सेंसिटिव लायबिलिटी, आपको क्या दे देगा? गैप दे देगा। तो गैप से भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट फॉर्मूले को देखते हैं। हाँ, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है टोटल रिस्क वेट एसेट का। किस चीज़ का? टोटल रिस्क वेट एसेट का। टोटल रिस्क वेट एसेट, टोटल रिस्क वेट एसेट का फॉर्मूला याद रखिएगा। इसमें क्या आता है? आर डब्ल्यू ए फॉर क्रेडिट रिस्क प्लस 12.5 टाइम्स कैपिटल फॉर मार्केट रिस्क प्लस
12.5 टाइम्स कैपिटल फॉर ऑपरेशनल रिस्क। ये फॉर्मूला ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला टोटल रिस्क एसेट का। अच्छा दोस्तों, आप RSA जो लेते हैं किसे किसे लेंगे? RSA रिस्क सेंसिटिव एसेट किसे किसे लेंगे? तो दोस्तों देखिए, CC कैश क्रेडिट, टर्म लोन प्लस बैलेंस विद बैंक, ठीक है, ये सब आप RSA में लेंगे। ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इससे न्यूमेरिकल आता है RSA पहचाना और RSL पहचाना। और दोस्तों यदि RSL आपको पहचाना होगा तो आप क्या ले लेंगे? टर्म रेपो, टर्म डिपॉजिट आप ले लीजिए। और दोस्तों इसमें क्या ले लेंगे आप? सेविंग बैंक डिपॉजिट। क्या आपका जो ये है, क्या बोलते हैं, करंट अकाउंट है, उस पर कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं मिलता है, इसीलिए उसे नहीं इसमें काउंट करते हैं, उसमें काउंट करते हैं। तो टर्म डिपॉजिट और सेविंग बैंक डिपॉजिट जो है हमारा RSL है, रिस्क सेंसिटिव लायबिलिटी है, ठीक है। चलिए उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट कंसेप्ट को देखते हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट है दोस्तों हमारा कि किस किस लायबिलिटी को DTL कैलकुलेशन में नहीं लिया जाता है, ठीक है। इससे भी सवाल पूछा जाता है दोस्तों, एक बार आइए उसे डिस्कस कर लेते हैं। तो दोस्तों देखिए, आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, लायबिलिटीज नॉट टू बी इंक्लूडेड फॉर DTL, डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी। तो DTL के अंदर कौन कौन सा लायबिलिटी इंक्लूड नहीं करना है हमें, तो दोस्तों उसका लिस्ट मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, एक तो आपका कैपिटल है, एक है दोस्तों आपका रिजर्व्स, ठीक है, एक दोस्तों आपका टर्म डिपॉजिट है, इसके अलावा दोस्तों नाबार्ड से जो रिफाइनेंस आता है वो है, इसको इंक्लूड नहीं करना है। तो इन सभी लायबिलिटीज को इंक्लूड नहीं करना है DTL कैलकुलेशन में। रिफाइनेंस फ्रॉम नाबार्ड, ठीक है, फिर लोन फ्रॉम RBI से जो लोन मिलती है उसे भी इंक्लूड नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों अमाउंट रिसीव फ्रॉम DCGC, अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम, दोस्तों मैं समझा रहा हूँ, अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम DICGC, ECGC, फिर आपका इंश्योरेंस, जो भी आपका इंश्योरेंस कंपनीज है, ठीक है, उसका जो अमाउंट है वो। उसके बाद दोस्तों ट्रांजैक्शन इन CBLO, कोलैटराइज्ड बॉरोइंग लैंडिंग ऑब्लिगेशन, ठीक है। और दोस्तों ये सब चीज़ आपको जो है DTL में इंक्लूड नहीं करना है, इन सभी लायबिलिटीज़ को DTL में इंक्लूड नहीं करना है। इसके बाद दोस्तों एक सवाल पूछा जाता है कि आपको टोटल अमाउंट ऑफ DTL ऑन विच CRR इज टू मेंटेन। हाँ, तो DTL का कितना अमाउंट पे CRR को आपको मेंटेन करना है, तो वो जरा देखिए। तो दोस्तों ये ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। टोटल अमाउंट ऑफ डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी ऑन विच CRR इज टू बी मेंटेन्ड। बताइए दोस्तों कि टोटल अमाउंट कितना है जिसपे CRR मेंटेन करना होगा। तो एक है दोस्तों हमारा डिमांड डिपॉजिट, एक है दोस्तों हमारा सेविंग बैंक डिपॉजिट, एक दोस्तों हमारा टर्म डिपॉजिट है, उसके बाद दोस्तों बोरोइंग फ्रॉम अदर इंस्टीट्यूशंस, तो इन सभी पे आपको CRR मेंटेन करना है, बोरोइंग फ्रॉम अदर इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपका एक्रूड इंटरेस्ट है, उसके बाद दोस्तों आपका है सबऑर्डिनेट डेब्ट, उसके बाद दोस्तों आपका है, चलिए तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिसपे आपको CRR को मेंटेन करना है। टोटल अमाउंट ऑफ DTL ऑन विच CRR इज टू मेंटेन। इसके बाद दोस्तों जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि ध्यान रखना है आपको, वो रिलेटेड है टायर 1 कैपिटल से, टीयर 1 कैपिटल। टीयर 1 कैपिटल में क्या क्या आता है दोस्तों, एक बार आप ध्यान दीजिएगा। पेड अप कैपिटल आता है, प्लस कैपिटल रिजर्व्स आता है,
सॉरी यहाँ कैपिटल या स्टैट्यूटरी रिजर्व्स आता है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपका IDPI, PNCPS, कैपिटल रिजर्व्स भी आता है दोस्तों। मतलब कैपिटल रिजर्व्स कैसा कैपिटल रिजर्व्स, जो कि आपके सेल ऑफ ओल्ड एसेट्स आया, प्लस रिवैल्यूएशन। दोस्तों ये जो अपना रिवैल्यूएशन है वो भी अपना टायर 1 के पार्ट में ही है। रिवैल्यूएशन आपको पता है ना कि 55% डिस्काउंट पे होता है। रिवैल्यूएशन जो है 55% डिस्काउंट पे होता है, ये आपको पता होना चाहिए दोस्तों। यदि हम टायर 2 कैपिटल की बात करें, इफ़ यू टॉक अबाउट टायर 2 कैपिटल, तो टायर 2 कैपिटल में दोस्तों हमारा एक आएगा जनरल प्रोविजनिंग ऑन स्टैंडर्ड एसेट, जनरल प्रोविजनिंग ऑन स्टैंडर्ड एसेट। ये दोस्तों आपका 1.25% ऑफ RWA या जो भी ज़्यादा रहे, ये या ये, ठीक है, वो लेते हैं हम लोग। उसके बाद दोस्तों इसमें क्या क्या आता है, प्लस एक तो ये हो गया, प्लस आपका अपर T2 कैपिटल, PNCPS। उसके बाद दोस्तों RNCPS, RCPS, प्लस एक्सेस ऑफ IDPI, सॉरी एक्चुअली में ये IPDI होता है, मैंने गलती लिख दिया यहाँ पे, ये IPDI होता है, ठीक है। एक्सेस ऑफ IPDI एंड RNCPS नॉट इंक्लूडेड इन टायर 1। तो ये सब टायर 1 में क्या आता है, टायर 2 में क्या आता है, ये आपको पता होना चाहिए। इसमें मैंने वीडियो बना रखा है, उसे एक बार देख लीजिए। चलिए इसके बाद दोस्तों कहाँ से सवाल आएंगे वो मैं बताता हूँ। इसके बाद दोस्तों आपको ध्यान रखना है, हाँ, ये क्रेडिट रिस्क मिटिगेंट का एक फॉर्मूला याद रखना है कि वैल्यू ऑफ क्रेडिट रिस्क मिटिगेशन adjusted for maturity mismatch। क्रेडिट रिस्क मिटिगेशन एडजस्टेड फॉर मैच्योरिटी मिसमैच का फॉर्मूला है दोस्तों P = C* मल्टीप्लाइड बाय T - 0.25 डिवाइड बाय T - 0.25। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने जो C* कहा है, ये क्या है, ये वैल्यू है कोलैटरल एडजस्टेड फॉर हेयर कट, ठीक है, ये C* है। उसके बाद दोस्तों ये जो स्मॉल t है वो क्या है, स्मॉल t है दोस्तों स्मॉल टी क्या है दोस्तों, मिनिमम ऑफ रेसिडुअल मैच्योरिटी ऑफ क्रेडिट प्रोटेक्शन। कैपिटल टी क्या है दोस्तों, मिनिमम ऑफ सिक्योरिटी एंड रेसिडुअल मैच्योरिटी ऑफ रेपो, ठीक है। उसके बाद दोस्तों P क्या है हमारा, ये व्हाट इज दिस P, तो P है दोस्तों हमारा वैल्यू ऑफ क्रेडिट रिस्क मिटिगेशन एडजस्टेड फॉर मैच्योरिटी मिसमैच। इसका एक्सप्लेनेशन बुक में दे रखा है, इसको एक बार देख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट फॉर्मूले को देखते हैं। दोस्तों इसमें जो इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है वो आपको जो ध्यान देना है दोस्तों, वो वोलेटिलिटी ओवर अ टाइम हॉरिजन, वोलेटिलिटी ओवर टाइम हॉरिजन, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला जैसे VAR, इसका फॉर्मूला याद रखिएगा, ये होता है दोस्तों हमारा डेली वोलेटिलिटी
डेली वोलेटिलिटी इंटू अंडर रूट टी, ठीक है। और दोस्तों वोलेटिलिटी ओवर ऑफ लॉन्गर पीरियड, यदि लॉन्गर पीरियड का वोलेटिलिटी के बारे में बात करें तो दोस्तों इसका फॉर्मूला याद रखिएगा, ये होता है ओवरनाइट VAR मल्टीप्लाइड बाय अंडर रूट टी, ठीक है। ये फॉर्मूला ध्यान रखिएगा। उसके बाद दोस्तों टोटल RWA निकालने पूछेगा, तो टोटल RWA में क्या कीजिएगा, नोमिनेटर में आप लिख दीजिएगा टोटल एलिजिबल कैपिटल फंड, टोटल एलिजिबल कैपिटल फंड, ठीक है। और इसमें टायर 1 टायर 2 कैपिटल दोनों आ जाएगा। और नीचे में रिस्क RWA रिस्क वेट एसेट फॉर क्रेडिट रिस्क प्लस RWA फॉर मार्केट रिस्क प्लस RWA फॉर ऑपरेशनल रिस्क, ठीक है। ये फॉर्मूला याद रखिएगा। टोटल RWA का एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो कि आपको ध्यान रखना है। इसके बाद दोस्तों जो नेक्स्ट फॉर्मूला है वो मैं आपको बता देता हूँ। एक मॉडिफाइड ड्यूरेशन का फॉर्मूला याद रखिएगा। मॉडिफाइड ड्यूरेशन होता है दोस्तों मैकलाउड ड्यूरेशन डिवाइडेड बाय 1 प्लस यील्ड, 1 प्लस यील्ड, ठीक है। अच्छा दोस्तों एक सवाल पूछा था दोस्तों, यदि आपसे पूछा जाए कि मैकलाउड ड्यूरेशन कैसे निकालोगे, तो मैकलाउड ड्यूरेशन का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, समेशन ऑफ PV इंटू टी अपॉन समेशन ऑफ PV। एक बेसिकली एक टेबल को ड्रॉ करके हम लोग इसको निकालते हैं, ठीक है। अच्छा दोस्तों बॉन्ड प्राइस चेंज आपसे पूछा जाए, एक इंपॉर्टेंट फार्मूला है। यदि आपसे पूछा जाए कि बॉन्ड प्राइस में कितना चेंज आया, तो उसका फॉर्मूला ध्यान रखिएगा, नेगेटिव ऑफ मॉडिफाइड ड्यूरेशन, जो मॉडिफाइड ड्यूरेशन आपने ऊपर निकाला है ना उसको यहाँ लिख दीजिए, इनटू यील्ड चेंज, ठीक है। तो ये आपका बॉन्ड प्राइस चेंज से फॉर्मूला आएगा और एक परसेंटेज चेंज इन प्राइस में आएगा ये, ठीक है। अच्छा दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है प्राइस वोलेटिलिटी का, ये फॉर्मूला याद रखिएगा। प्राइस वोलेटिलिटी होता है दोस्तों यील्ड वोलेटिलिटी मल्टीप्लाइड बाय BPV इंटू यील्ड डिवाइडेड बाय प्राइस, ठीक है। तो ये आपका प्राइस वोलेटिलिटी का एक फॉर्मूला है। उसके बाद दोस्तों आपको जो ध्यान रखना है वो है ये तो मैंने बता दिया, प्राइस यील्ड इंटू BPV इंटू ये, अच्छा दोस्तों इसमें आपसे BPV क्या होता है इसके बारे में थोड़ा जानकारी आपको होना चाहिए, पता ही होगा आपको, बस मैं रिवाइज करा रहा हूँ। BPV होता है दोस्तों चेंज इन वैल्यू ड्यू टू 1 बेसिस पॉइंट, 1 बेसिस पॉइंट का मतलब 0.01% चेंज इन मार्केट यील्ड, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। तो यदि मान लीजिए कि आपको BPV दिया हुआ है और प्रॉफिट पूछ रहा है, तो प्रॉफिट के में क्या कीजिएगा आप कि प्रॉफिट में बोलेगा कि डिक्लाइन इन यील्ड इनटू BPV, और यदि आपसे लॉस पूछ रहा है तो दोस्तों बोलेगा इंक्रीज इन यील्ड इनटू BPV, ठीक है। ये फॉर्मूला ध्यान रखिएगा। उसके बाद दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है, वो आपसे पूछेगा एस्टीमेटेड लेवल ऑफ ऑपरेशनल रिस्क, ऑपरेशनल रिस्क का एस्टिमेटेड लेवल का फॉर्मूला बताइए। तो आप क्या बताएंगे, इसका बताएंगे 3 चीज़ का प्रोडक्ट, क्या बताएंगे, एस्टिमेटेड लेवल ऑफ probability of occurrence multiplied by estimated level of financial impact, और दोस्तों तीसरा होता है हमारा estimated impact of internal control, estimated impact of
इंटरनल कंट्रोल। ठीक है, चलिए तो ये सब फॉर्मूला आप ध्यान रखिएगा। ये और इसका दोस्तों सबका अंडर रूट ले लेते हैं, सबका क्या करते हैं, अंडर रूट ले लेते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये एस्टिमेटेड लेवल ऑफ एक्सपेक्टेड लेवल ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस इज टू एक्सपेक्टेड लेवल ऑफ फाइनेंशियल इंपैक्ट इनटू इंपैक्ट ऑफ इंटरनल कंट्रोल। तो ये तीन चीज़ ध्यान रखिएगा, इसका अंडर रूट ले लीजिएगा तो आपको एस्टिमेटेड लेवल ऑफ ऑपरेशनल रिस्क मिल जाएगा। चलिए इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को देखते हैं। आपसे यदि पूछा जाए कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट का फॉर्मूला, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है दोस्तों, ये काम का फॉर्मूला है, इसको ध्यान रखिएगा, ये आपको काम आएगा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट यदि आपसे पूछा जाए कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट बताओ कैसे निकालोगे, तो आप बोलिएगा कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालने के लिए आप पहले इंटरेस्ट अर्न ले लीजिए, आपने कितना इंटरेस्ट कमाया, ठीक है, प्लस आप उसमें जोड़ दीजिए अदर नॉन इंटरेस्ट इनकम, तो दूसरा जो भी नॉन इंटरेस्ट इनकम है उसको जोड़ दीजिए, प्लस दोस्तों आपने कोई यदि फिक्स एसेट बेचा है उस पर जो सेल करने पे प्रॉफिट आया है उसे जोड़ दीजिए, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट। ठीक है, इंटरेस्ट अर्न प्लस अदर नॉन इंटरेस्ट इनकम प्लस प्रॉफिट अर्न ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट प्लस इनकम ऑन सेल ऑफ थर्ड पार्टी प्रोडक्ट। तो आपने किसी थर्ड पार्टी प्रोडक्ट को यदि बेचा है उसको बेचने पे जो इनकम आया है उसे जोड़ लीजिए। उसके बाद यदि आपने कोई इंश्योरेंस पे पेमेंट किया है उसको घटा लीजिए, और दोस्तों उसमें यही होता है हमारा उसमें से ऑपरेटिंग एक्सपेंस को घटा लीजिए, क्योंकि आपका खर्चा हुआ है ना, इंश्योरेंस आपने पे किया है ना। ठीक है, तो आपको मिलेगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ठीक है, और दोस्तों इसके बाद आपको जो ध्यान रखना है वो है प्रॉफिट तो पता ही आपको, इंटरेस्ट इनकम माइनस इंटरेस्ट एक्सपेंस माइनस प्रोविजन ऑन लॉस एसेट प्लस नॉन इंटरेस्ट रेवेन्यू। चलिए ठीक है, अब दोस्तों ये ग्रॉस इनकम का फॉर्मूला पूछेगा आपसे, ग्रॉस इनकम। तो ग्रॉस इनकम क्या होता है, तो ग्रॉस इनकम बोलिएगा नेट इंटरेस्ट इनकम माइनस इंटरेस्ट पेड, जितना आपको इनकम आया जितना आपने पेमेंट किया उसके बीच का डिफरेंस। दोस्तों एक होता है NII नेट इंटरेस्ट इनकम, इसका फॉर्मूला याद रखिएगा, इसका फॉर्मूला होता है इंटरेस्ट इनकम, इसका फॉर्मूला होता है इंटरेस्ट इनकम प्लस नॉन इंटरेस्ट इनकम। ठीक है, सॉरी इसको आप ऐसे याद रखिए, गलत फॉर्मूला है, इसको मैं सही कर रहा हूँ दोस्तों। इसको आप देखिए NII का फॉर्मूला जो आपको एग्जाम में यूज करना है, इस फॉर्मूले को आपको यूज करना रहेगा दोस्तों, वो कुछ इस प्रकार है। दोस्तों आपको करना क्या है NII के फॉर्मूले में, देखिए व्हाट यू हैव टू डू इन द केस ऑफ फॉर्मूला, यू जस्ट सब्ट्रैक्ट दिस टू, सब्ट्रैक्ट किसे, तो इंटरेस्ट इनकम में से दोस्तों इंटरेस्ट एक्सपेंस तो आप घटा दीजिए तो आपको NII मिल जाएगा। अच्छा दोस्तों NII में क्या फॉर्मूला याद रखिए, नेट इंटरेस्ट मार्जिन। नेट इंटरेस्ट मार्जिन में जो NII हमने निकाला ना उसको नोमिनेटर में लिख दीजिए, और दोस्तों एवरेज टोटल एसेट को डिनोमिनेटर में लिख दीजिए, एवरेज टोटल एसेट। ठीक है, तो ये हमारा मिल जाएगा NIM का फॉर्मूला। उसके बाद दोस्तों जो आपको फॉर्मूला ध्यान रखना है वो है फॉरवर्ड रेट, आपको पता ही है, स्पॉट रेट प्लस प्रीमियम या डिस्काउंट होता है। चलिए तो ये सब आपको पता ही है। दोस्तों कुछ लोन पे प्रोविजनिंग आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आपको प्रोविजनिंग पता होना चाहिए, प्रोविजनिंग ऑन वेरियस लोन्स। ठीक है, तो एक तो आप याद रखिए कि स्टैंडर्ड यदि लोन है तो आपका है 0.40%। यदि एग्रीकल्चर, ये स्टैंडर्ड एसेट के बारे में बात कर रहे हैं, यदि दोस्तों एग्रीकल्चर है तो उस केस में है 0.25%। ठीक है, यदि आपका SME है तो ये है 0.25%। यदि CRE है ये है 1%। यदि CRE-RH है ये है 0.25%। ठीक है, उसके बाद दोस्तों क्लेम ऑन फॉरेन गवर्नमेंट भी आपको देखना है, क्लेम ऑन पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस भी देखना है, और दोस्तों कॉर्पोरेट लोन में जो लॉन्ग टर्म्स है उसे भी देखना है।
उसके बाद दोस्तों आपको रेगुलेटरी कैपिटल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला पता होना चाहिए, वो मैं आपको समझा देता हूँ दोस्तों। रेगुलेटरी कैपिटल के रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला मैं बता देता हूँ। देखिए रेगुलेटरी कैपिटल में आपको दोस्तों मिनिमम CET1 रेशियो, ठीक है, ये होता है दोस्तों 5.5%, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपसे पूछेगा CCB, ठीक है, CCB का कितना फॉर्मूला होता है, तो ये है 2.5%। उसके बाद दोस्तों आपसे पूछेगा कि मिनिमम CET1 प्लस CCB, तो ये आप बोलेंगे दोस्तों दोनों को जोड़ लीजिए, कितना हो जाएगा 8%। उसके बाद दोस्तों यदि आपसे पूछे एडिशनल टायर 1 कैपिटल, तो एडिशनल टायर 1 कैपिटल का फॉर्मूला क्या होगा दोस्तों 1.5%। यदि आपसे पूछे मिनिमम T1 कैपिटल, मिनिमम टायर 1 कैपिटल, तो दोस्तों ये हो जाएगा हमारा 7%। उसके बाद T2 कैपिटल, टायर 2 कैपिटल, तो ये हो जाएगा हमारा 2%। उसके बाद दोस्तों यदि आपसे पूछे मिनिमम टोटल कैपिटल रेशियो, मिनिमम टोटल कैपिटल रेशियो एज पर बेसल 3 का अकॉर्डिंग जो है मिनिमम टोटल कैपिटल रेशियो कितना जाए 9%। और दोस्तों यदि आपसे पूछे मिनिमम टोटल कैपिटल प्लस CCF क्रेडिट कन्वर्जन फैक्टर 11.5%, तो ये रेगुलेटरी कैपिटल का चार्ट है, इसको ध्यान में रखिएगा दोस्तों, ये आपको काफ़ी हेल्पफुल रोल प्ले करेगा आपके एग्जामिनेशन में, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपको जो कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला जो कि ध्यान रखना है, हाँ एक ये देखिए, एक ये इंपॉर्टेंट फार्मूला देखिए दोस्तों, जहाँ से सवाल आता है दोस्तों। देखिए एक फार्मूला आपको याद रखिएगा एक्सपेक्टेड लॉस का, एक्सपेक्टेड लॉस को शॉर्ट में हम लोग EL कहते हैं। तो इसमें देखिए PD होता है इंटू LGD होता है इंटू EAD होता है, ठीक है। अब दोस्तों PD क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट है, LGD क्या है, लॉस गिवन डिफॉल्ट है, EAD क्या है, एक्सपोजर ऑफ डिफॉल्ट है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपसे कभी कभी पूछेगा वोलेटिलिटी, तो वोलेटिलिटी याद रखिएगा कि वो वेरिएंस का अंडर रूट होता है, ठीक है। अच्छा एक पूछेगा आपसे इकोनॉमिक इक्विटी रेशियो, इकोनॉमिक इक्विटी रेशियो, इसका फॉर्मूला बताइएगा कि शेयर होल्डर का जो फंड है वो शेयर होल्डर का जो फंड है वो न्यूमरेटर में, और दोस्तों टोटल एसेट को डिनोमिनेटर में लिखना है। चलिए उसके बाद दोस्तों जो फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है वो कुछ NPA का, NPA को फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूँ। NPA का फॉर्मूला एक दो ध्यान रखिएगा, जो कि NPA के कैलकुलेशन में आपको हेल्पफुल रोल प्ले करेगा। तो एक याद रखिएगा दोस्तों, प्रोविजनिंग ऑन NPA, तो ये होता है दोस्तों हमारा ग्रॉस NPA माइनस नेट NPA, ठीक है। दोस्तों यदि आपसे पूछे कि प्रोविजनिंग ऑन एडवांसेस, तो वो दो चीज़ होता है दोस्तों, एक होता है हमारा प्रोविजनिंग ऑन स्टैंडर्ड अकाउंट, और दोस्तों उसमें ऐड कर लेंगे प्रोविजनिंग ऑन NPA। तो स्टैंडर्ड अकाउंट में जो प्रोविजनिंग है और NPA में जो प्रोविजनिंग है, दोनों का सम आपका एडवांस पे प्रोविजनिंग होगा। उसके बाद दोस्तों यदि आपसे पूछा जाए परसेंटेज ऑफ ग्रॉस NPA, तो आप बोलेंगे ग्रॉस NPA अपॉन टोटल एडवांस, ठीक है। तो ये इस चीज़ का इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आप लोग ध्यान रखेंगे दोस्तों।
उसके अलावा मैं कुछ और फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूँ जो कि आपको काम में आएगा। एक पूछेगा आपसे PCR, प्रोविजनिंग कवरेज रेशियो। तो दोस्तों प्रोविजन कवरेज रेशियो पूछेगा तो आप क्या कीजिएगा, टोटल NPA आपका ग्रॉस और नेट मिला के डिवाइडेड बाय ग्रॉस NPA। और दोस्तों इसको 70% पे कैलकुलेट किया जाता है, ये ध्यान रखिएगा। ये आपका प्रोविजनिंग से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला मैंने आपको बताया। अच्छा दोस्तों, यदि ऑपरेशन रिस्क का क्वेश्चन आए, देखिए जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है सब का सब मैं कवर कर रहा हूँ, तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ। दोस्तों यदि ऑपरेशन रिस्क का आपसे फॉर्मूला पूछे, ठीक है, किसका, ऑपरेशन रिस्क का, तो वो होता है दोस्तों 15% ऑफ लास्ट 3 ईयर एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, ये फॉर्मूला ध्यान रखिएगा। उसके बाद दोस्तों एक फॉर्मूला यील्ड का है, काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बार बार इससे सवाल आया गया है। यील्ड का फॉर्मूला ध्यान रखिएगा, FV फ्यूचर वैल्यू माइनस मार्केट प्राइस अपॉन मार्केट प्राइस इंटू 365 365 दिन टोटल जो होता है अपॉन ड्यूरेशन रिमेनिंग, तो आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा ये, और इंटू 100। ठीक है, ये फॉर्मूला ध्यान रखिएगा यील्ड निकालने का। अच्छा दोस्तों, कभी कभी ना प्राइस बाय अर्निंग रेशियो पूछ लिया जाता है, तो P/E रेशियो का फॉर्मूला होता है MPS अपॉन EPS, अर्निंग पर शेयर बाय मार्केट वैल्यू पर शेयर। ठीक है, तो ये सब फॉर्मूला ध्यान रखिएगा। अच्छा दोस्तों, कुछ शिपमेंट के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। एक होता है FOB होता है दोस्तों फ्री ऑन बोर्ड। मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट में समझा रहा हूँ। तो दोस्तों फ्री ऑन बोर्ड में क्या ध्यान रखिएगा कि फ्री ऑन बोर्ड में जो सेलर है, ठीक है, वो पैसा बियर करता है, ठीक है, पोर्ट तक। सेलर जो है कहाँ तक बियर करता है, पोर्ट तक, ठीक है। और दोस्तों बायर जो है उसके बाद पोर्ट से लेके डेस्टिनेशन तक बायर का खर्चा, ये पूछा जाता है कि FOB में किसका खर्चा कहाँ तक होता है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, FOB वैल्यू में किसका खर्चा कहाँ तक होता है, ये पूछा जाता है। उसके बाद दोस्तों एक होता है हमारा CIF। ठीक है, कि आप जानते होंगे इसके बारे में, मैं जस्ट रिकॉल करा रहा हूँ। तो CIF होता है कॉस्ट इंश्योरेंस फ्रेट। ठीक है, तो इसमें क्या है कि सेलर जो है, सेलर को इंश्योरेंस भी लेना है, कितना, 110%। ठीक है, कहाँ तक इंश्योरेंस का पैसा देना है, टिल पार्ट ऑफ डेस्टिनेशन। एक होता है दोस्तों हमारा CIP दोस्तों, इसमें एडिशनल चार्ज एट पोर्ट लगता है। ठीक है, तो ये सब ध्यान रखिएगा दोस्तों। अच्छा दोस्तों, एक चीज़ आपसे पूछा जाएगा कि जो हमारा ट्रेजरी बिल होता है, इसका जो मैच्योरिटी डेट होता है वो 91 डेज का होता है। तो 91 डेज आपका वेडनेसडे में, ठीक है, फिर 182 डेज होता है दोस्तों। तो 182 डेज दोस्तों आपका वेडनेसडे प्रीसीडिंग नॉन रिपोर्टिंग फ्राइडे, प्रीसीडिंग नॉन रिपोर्टिंग फ्राइडे। ठीक है, और दोस्तों एक होता है हमारा 364 डेज। तो 364 डेज में आपका दोस्तों आता है वेडनेसडे प्रीसीडिंग रिपोर्टिंग फ्राइडे। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। CBLA का फुल फॉर्म तो आपको पता ही होगा। उसके बाद दोस्तों NSFR कब से आया था, ये आपसे पता है, EVA पता होना चाहिए, ICAP का फॉर्मूला पता होना चाहिए। ठीक है, सो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि आपको पता होना चाहिए दोस्तों। रिस्क का टाइप पता होना चाहिए, यू शुड नो द टाइप ऑफ रिस्क। अच्छा बीटा फैक्टर, देखिए बीटा फैक्टर जो होता है स्टैंडर्डाइज अप्रोच में, वो आपको कुछ याद होना चाहिए दोस्तों। 15% किस में होता है, 12% किस में होता है, 18% किस में होता है। यू शुड नो ऑल दिस थिंग्स, दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा दोस्तों, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो जेड स्कोर होता है दोस्तों, जेड स्कोर सेफ जोन कैसे डिसाइड कीजिएगा कि जेड स्कोर हमारा सेफ जोन में है या नहीं है, तो मैं आपको समझाता हूँ दोस्तों। देखिए जेड स्कोर जो है
जेड स्कोर का वैल्यू यदि 1.81 से कम है, ठीक है, तो दोस्तों वो आपका डिस्ट्रेस जोन माना जाता है, ठीक है। और दोस्तों यदि इसका वैल्यू 1.81 से लेके 2.99 तक है तो वो आपका ग्रे जोन माना जाता है, ठीक है। और यदि आपका 2.99 से ज़्यादा है जेड स्कोर तो आपका सेफ जोन माना जाता है। तो ये 3 चीज़ ध्यान रखिएगा। इसके अलावा दोस्तों एक हमारा होता है इकोनॉमिक इक्विटी रेशियो, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें क्या करते हैं हम लोग, टोटल इक्विटी अपॉन टोटल एसेट, या टोटल इक्विटी मतलब शेयर होल्डर का फंड। तो दोस्तों ये था फॉर्मूला लिस्ट का कंपाइलेशन। अभी तक हम लोगों ने 25 पेज में जितने भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला थे एक बार फिर से आप देख लीजिए, मैं आपको दिखा देता हूँ दोस्तों क्या क्या फॉर्मूला हम लोगों ने डिस्कस किया। हैव अ क्विक लुक ओवर ऑल दोस्त फॉर्मूला, ठीक है। देखिए सबसे पहले दोस्तों हमने देखा कि लिवरेज रेशियो क्या होता है, एलसीआर क्या होता है, नेट स्टेबल फंडिंग रेशियो कितना होना चाहिए, अल्टीमेट जेड स्कोर कितना होता है, अलाउबल रिडक्शन क्या है, फाइनल कलेक्टर आरएपीएम आरएसी क्या है, ईवीए क्या है, डीजीएपी क्या है, फिर इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव गैप क्या है, फिर टोटल रिस्क वेट एसेट कैसे निकालते हैं, आरएसए में क्या आता है, आरएसएल में क्या आता है, लायबिलिटी जिसको डीटीएल में इंक्लूड नहीं करना है, जिसको सीआरआर पे कैलकुलेट करना है, टायर 1 में टायर 2 में क्या आता है। फिर दोस्तों क्रेडिट रिस्क मिटिगेशन एडजस्टेड फॉर मैच्योरिटी मिसमैच, इसमें जो पी का वैल्यू है वो फॉर्मूला देखा हमने। वोलेटिलिटी का इंपॉर्टेंट फॉर्मूला देखा, मॉडिफाइड ड्यूरेशन, बॉन्ड प्राइस चेंज, प्राइस वोलेटिलिटी। फिर दोस्तों बीपीवी कैसे निकालते हैं। फिर आपसे यदि ऑपरेशनल रिस्क का एस्टिमेटेड लेवल पूछा जाए तो क्या करेंगे। फिर ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे निकाला जाएगा, ग्रॉस इनकम, एनआईएम कैसे निकालेंगे, प्रोविजनिंग कितना होता है, रेगुलेटरी कैपिटल कितना है, ये देखा हमने। फिर दोस्तों एक्सपेक्टेड लॉस का फॉर्मूला देखा, वोलेटिलिटी देखा, इकोनॉमिक इक्विटी रेशियो देखा, एनपीए का प्रोविजनिंग, जीपी आपका ग्रॉस पे एनपीए, पीसीआर 70% से ऊपर होना चाहिए। फिर यील्ड कैसे निकालते हैं, पीवाई रेशियो कैसे होता है, ऑपरेशनल रिस्क का कैपिटल कैसे निकालते हैं, ठीक है। उसके बाद सीआईएफ क्या होता है, सीआईपी क्या होता है, ट्रेजरी बिल क्या होता है, जेड स्कोर का क्या मीनिंग है, इकोनॉमिक इक्विटी रेशियो क्या है। सो ये सब इंपॉर्टेंट फॉर्मुलाज है दोस्तों, जिसको आप देख के जाइएगा जरूर, क्योंकि इससे सवाल पूछे जाएंगे, ठीक है। एग्जामिनेशन में इससे क्वेश्चन आएंगे तो आपको पता होना चाहिए कि कैसे इसको हम लोग सॉल्व करें, ठीक है। तो हमारे लेसन पे, हमारे पार्टिकुलर चैनल पे तरह तरह के एमसीक्यूज मैंने डाल रखे हैं आपको इसका कंसेप्ट क्लियर रखने के लिए। गैप एनालिसिस देख के जाइए, रिप्राइजिंग एसेट, ये सब देख के जाइए दोस्तों। उसके बाद दोस्तों इकोनॉमिक इक्विटी रेशियो, एनआईएम को देख के जाइए, सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूलाज यहाँ से पूछे जाते हैं, ठीक है। और दोस्तों उसके अलावा आप कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन, ये सब देख के जाइए, ये सब इंपॉर्टेंट फार्मूला है। बॉन्ड ड्यूरेशन एक बार उसको देख लीजिएगा, परसेंटेज चेंज इन प्राइस कैसे निकालते हैं, वीआर कैसे कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है, ड्यूरेशन अप्रोच क्या होता है। तो ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि देखना है। चलिए लेसन को ही समाप्त करते हैं। आप लोग को ऑल द बेस्ट अपने बीएफएम के एग्जामिनेशन के लिए। अपना समय कम दीजिए एक पार्टिकुलर क्वेश्चन में, और दोस्तों जो भी सॉल्व कीजिए सही से सॉल्व कीजिए, आप निश्चित रूप से सफल होंगे। मिलते हैं आप लोग नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।